हेलो हेलो हेलो। आप सभी का स्वागत है अपनों वाला के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं मसरूर अहमद। आप सभी को प्रणाम सलाम आदाब। आज हम एक नए चैप्टर का स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग करने से पहले हम कुछ बात आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि हमारा जो भी नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा हमारे। इसका लिंक हमारे चैनल के नीचे में पिन किया हुआ है, ठीक है। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम का चैनल निकाल लीजिएगा या वहाँ पे अपनों वाला जाके सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा हमारा चैनल। इससे इंस्टाग्राम भी चलता है, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि पिछला क्लास हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था, तो उसमें हमने कुछ कुछ बातें कर ली थी चैप्टर से रिलेटेड। तो हम फिर से रिकैप करेंगे, ठीक है। आज हम लोग कुछ स्टार्ट करने से पहले एक अच्छा थॉट से हम लोग अपने इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। चूंकि पहला क्लास है तो अच्छा थॉट होना चाहिए। थॉट ये है, योर ग्रेटेस्ट वीपन इज योर माइंड। ट्रेन इट टू सी अपॉर्चुनिटीज, नॉट ऑब्स्टैकल्स। इसका मतलब है कि हमारा जो सबसे बड़ा हथियार है हमारा दिमाग है। इसे प्रशिक्षित कीजिए और बाधाओं से मत घबराइए, अवसर को देखिए। अवसरों को देखिए, बाधाओं से नहीं घबराना है। तो इसी के साथ हम अपने इस चैप्टर का आगाज करना चाह रहे हैं। इस चैप्टर का स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। पिछले क्लास में हमने इसके बारे में कुछ कुछ डिस्कस किया था। तो इस लेक्चर में भी हम पिछले का रिकैप करा दे रहे हैं। तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन था कि एनिमल में क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती है। प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल। प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल। तो हमने बताया था कि जो एनिमल का पहला प्रॉपर्टीज है कि ये तो मल्टी सेलुलर होते हैं, इनमें बहुत सारी सेल्स होती है। फिर ये यूकैरियोट्स होते हैं, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। फिर ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ये अपने भोजन के लिए किसी और चीज़ों पे डिपेंड होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स बोले तो हिंदी में इसको परपोषी कहा जाता है। पर मतलब दूसरा, ठीक है। पोषी का मतलब पोषण, अपने पोषण के लिए दूसरे चीजों पे निर्भर रहते हैं, तो उसको हम लोग परपोषी कहते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में हम लोग हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं इसको। उसके बाद इसमें हम इसको एनिमल्स को हम लोग मेटाजुअन्स कहते हैं। मेटाजुअन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें मल्टीसेलुलैरिटी देखी जाती है। फिर इनको हम लोग, इनमें क्या पाया जाता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। सबसे पहले हम लोग भोजन को इंजेस्ट करते हैं, फिर उसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो ये सब बातें, जनरल जनरल बात हम लोग कर लिए थे पिछले क्लास में। तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं। एनिमल्स क्या होते हैं हमारे, सबसे पहले एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब होता है मेनी, सेलुलर का मतलब क्या होता है, सेल्स। इनमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स होते हैं। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स का मतलब ये हो गया कि ये
डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड, किस पे भी डिपेंड होंगे ये, तो ये किसी और जानवरों या किसी प्लांट पे ये डिपेंड होंगे। ये प्लांट या अदर एनिमल्स पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, ये इसीलिए ये अपना भोजन ये अपने भोजन के लिए किसी और चीजों पे क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। इतना बात हम लोग देख लिए। उसके बाद इसमें हम लोग देखे थे ये मेटाजोअन्स होते हैं। ये मेटाजोअन्स होते हैं। मेटाजोअन्स का मतलब इनमें मल्टी सेल्युलैरिटी देखी जाती है। उसके बाद इनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अगर हम लोग समझे तो क्या होता है कि हमारा फूड जो होता है ये इस फॉर्म में होता है, ठीक है। ये हमारा फूड हो गया, इसको हम लोग इंजेस्ट करते हैं, यानी कि इनटेक करते हैं, भोजन को खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं। फिर इसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। इस तरह से ब्रेक डाउन होता है। इसी ब्रेक डाउन को ना हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन करते हैं। इसका डाइजेशन होता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। उसके बाद इनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है, अदर प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। अदर प्रॉपर्टीज का मतलब कि इनमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, मूवमेंट, ये सभी चीजें भी इनमें पाई जाती है। लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। लोकोमोशन का मतलब चेंज इन पोजीशन। इनमें मूवमेंट पाया जाता है और भी बहुत सारी चीजें पाई जाती है। मूवमेंट का मतलब चेंज इन पोस्चर, चेंज इन पोस्चर, ठीक है। इतना बात हम लोग पिछले क्लास में समझ लिए थे। अगर आप इंट्रोडक्शन क्लास नहीं किए हैं तो वहां पे कर सकते हैं। जनरल बातें थी। प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल हम लोग देख लिए, ठीक है। अब चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो इनमें चीजें कैसे ऑर्गेनाइज होती है। क्वेश्चन है हाउ द थिंग्स आर ऑर्गेनाइज, चीजें कैसे ऑर्गेनाइज होती हैं। तो हम लोगों ने देखा था चीजें कैसे ऑर्गेनाइज होती है। तो सबसे पहले हमारे बॉडी को कोई फॉर्म करता है, हमारे बॉडी को कोई बनाता है, तो क्या है, कोशिका है, जिसको हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आया, सेल आया। सेल्स ऑर्गेनाइज हुआ, सेल्स ऑर्गेनाइज हुआ। सेल्स ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाया, टिश्यू बनाया। सेल्स ऑर्गेनाइज हुआ टिश्यू में, टिश्यू ऑर्गेनाइज हुआ ऑर्गन में, ऑर्गन ऑर्गेनाइज हुआ ऑर्गन सिस्टम में, ऑर्गन सिस्टम में, ठीक है। यानी कि ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। सेल्स ऑर्गेनाइज टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। यानी कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा गया, ऊतक के समूह को और अंग कहा गया, अंग के समूह को अंग तंत्र कहा गया, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात है। इसी तरह चीजें क्या होती है, ऑर्गेनाइज होती है। अगर हम बात करें ऑर्गेनिजम्स
कितने ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स कैन बी, ऑर्गेनिजम्स हमारे हो सकते हैं या तो वो यूनिसेलुलर होंगे या वो मल्टीसेलुलर होंगे। देखिए सिंपल सा बात है, हम लोग ने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा था तो उसमें हम बोले थे ना आप लोगों को कि हम जो भी पढ़ाएंगे उसमें एनएनसी कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एनएनसी का मतलब हो गया अपना जो एनएनसी कॉन्सेप्ट है, नींबू निचोड़ कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या है, नींबू निचोड़ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। देखिए यहाँ पे हम इसको तोड़ते हैं, यूनी, यूनी का मतलब और सेल्यूलर का मतलब, यहाँ पे हम तोड़ेंगे मल्टी, और फिर यहाँ पे सेल्यूलर। यूनी का मतलब क्या होता है, सिंगल, सेल्यूलर का मतलब होता है सेल्स, यानी कि सिंगल सेल्स को क्या कहा जाता है, इनमें सिंगल सेल्स पाया जाएगा, उनको क्या कहा जाएगा, यूनिसेल्युलर कहा जाएगा। लाइक अगर हम लोग इसमें देखें, इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, organisms are called यूनिसेल्युलर। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेल्युलर कहते हैं। एग्जाम्पल इसका अगर हम लोग देखेंगे क्या होगा, अमीबा एंड पैरामीशियम, अमीबा एंड पैरामीशियम। यानी कि इनमें जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, ये सब सिंगल सेल में भी होता है, लेकिन जितनी भी एक्टिविटीज होगी इनमें सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। सिंगल सेल के द्वारा इनमें जितनी भी एक्टिविटीज होंगी ये सभी परफॉर्म किया जाएगा। उसी तरह अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर, तो मल्टी का मतलब क्या होगा, मेनी, सेलुलर का मतलब क्या होगा, सेल। जोर से बोल, मेनी सेल, अगर इसमें हम लोग, इसमें क्या होता है कि जिसमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है। इनमें क्या देखा जाएगा, डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाएगा। इनमें डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाएगा। इसका एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रा। एग्जांपल की बात करें तो हाइड्रा हो जाएगा, एनिमल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा बात है कि हमारे ऑर्गेनिजम्स दो तरह के हो सकते हैं, या यूनिसेल्युलर होंगे या वो मल्टी सेल्युलर होंगे। यूनि का मतलब होता है सिंगल, सेल का मतलब होता है, सेल्युलर का मतलब होता है सेल, सिंगल सेल। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होगा कि वर्क डिवाइडेड होगा, ठीक है, सबका अलग अलग काम बटा होगा। इसका अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा, एनिमल्स हो जाएंगे जिनमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि सिंगल सेल के द्वारा सभी एक्टिविटीज को क्या किया जाएगा, परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको देखते हैं। अब देखेंगे भैया हम लोग यूनिसेलुलर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखिए इस तरह का अपना ये स्ट्रक्चर होगा।
देखिए, तो इसमें जो है ना सिंगल सेल के द्वारा सभी एक्टिविटीज को क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल। लाइक डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, etc for its survival। उसके बाद इसमें तो हम लोग देख लिए थे कि बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, इस तरह अलग अलग बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं मेनी सेल। ठीक है, तो हम लोग यूनिसेलुलर में देखें कि यूनि का मतलब होता है सिंगल, सेलुलर का मतलब होता है सेल, जिसमें सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। इसका एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो अमीबा एंड पैरामीशियम होता है। सिंगल सेल के द्वारा इसमें जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसको क्या कहता है, परफॉर्म करता है। उसके बाद मल्टी सेलुलर में हम लोग देखें मेनी सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है वर्क सबका क्या होता है, डिवाइडेड होता है। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो क्या हाइड्रा था, एनिमल्स था, इनमें क्या होता है बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। उसके बाद इसके बाद हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले क्या था हमारा, सेल्स आया। सेल्स क्या बनाया, सेल्स ऑर्गेनाइज होकर हमारा टिश्यू बनाया, टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर हमारा ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन सिस्टम बनाया, ऑर्गन सिस्टम बनाया। यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं ऑर्गेनाइज टू फॉर्म टिश्यू, ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ये उसी तरह है जैसे कि हम लोग बचपन में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, लेटर पढ़ते हैं। लेटर मीन्स ABCD, ABCD से हम लोग वर्ड बनाना सीखते हैं, वर्ड से हम लोग सेंटेंस बनाना सीखते हैं, सेंटेंस से हम लोग क्या बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं। तो उसको भी हम लोग इस साइड में लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ABCD पढ़ते हैं, ABCD से हम लोग वर्ड बनाते हैं, वर्ड से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस से हम लोग पैराग्राफ बनाते हैं। ठीक है, उम्मीद बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं हम। अगर हम एनिमल किंगडम में देखेंगे तो बहुत सारे एनिमल, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जो केवल सेल से बने होंगे, कुछ होंगे जो केवल टिश्यू से ही बने होंगे, कुछ होंगे जो ऑर्गन से ही बने होंगे, कुछ ऑर्गन जिसमें केवल ऑर्गन ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग का मेन टॉपिक आ रहा है टिश्यू। टिश्यू किसे कहते हैं, टिश्यू को हम लोग हिंदी में उत्तक कहते हैं, उत्तक। टिश्यू किसे कहते हैं, तो हम लोग बचपन का अगर डिफिनेशन देखें तो बचपन में हम लोग सिंपल सा बोल देते हैं, कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छा डिफिनेशन लिखेंगे, तो इसका अगर हम डिफिनेशन लिखें तो हम लोग लिखेंगे ग्रुप ऑफ similar cells having common origin, having
common origin along with intercellular substance perform a specific function is called tissue। यानी कि इनमें ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, सिमिलर का मतलब समान, यानी कि इसमें एक समान सेल्स होंगी, किसमें होंगी, ग्रुप्स में होंगी। इसके पास कॉमन ओरिजिन होगा, इनके पास कॉमन ओरिजिन होगा। इनमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस होंगी, इनमें जो क्या करेंगी, इनमें स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करेंगे, परफॉर्म कराएंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। अगर हम लोग इसको फिगर से समझना चाहे तो देखिए, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along having common origin along with intercellular substance perform a specific function is called tissue। देखिए ये हमारा सिमिलर सेल्स हो गया, ये हमारा सिमिलर सेल्स हो गया। इसके बाहर देखिए ये हमारा क्या है, सिमिलर सेल्स है। ये जितने भी है, ये हमारे क्या है, सिमिलर सेल्स है। इसके बाद हम लोग इसकी बात करें, इसके जो बाहर है ये क्या है हमारा, इंटर सेल्यूलर सब्सटेंस है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। इंटर का मतलब होता है, इंटर का मतलब बिटवीन, इंटर का मतलब बिटवीन, सेल्यूलर का मतलब सेल्स, यानी कि ये सेल्स के बीच में पाई जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा का मतलब क्या हो गया, आउटसाइड, सेल्यूलर का मतलब सेल, जो सेल के बाहर पाया जाता है उसको हम लोग एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स या इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कि कॉमन ओरिजिन किसे कहते हैं, हम लोग टिश्यू में पढ़ा है ना, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन along with intercellular substance perform a specific function। तो फिर यहाँ पे कॉमन ओरिजिन क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक नोट देके लिख लीजिएगा आप लोग कॉमन ओरिजिन के बारे में। A particular tissue will have a particular tissue will have same origin or will be derived from same germ layer। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर टिश्यू के पास कॉमन ओरिजिन मिलेगा, ठीक है, वो सेम जर्म लेयर से क्या होता है, डेराइव होता है। अगर इसके बाद इसको अगर हम समझना चाहें तो हम इस तरह से समझ सकते हैं, लाइक ये हमारा स्पर्म है, स्पर्म का फ्यूजन जब ओवा से होगा, स्पर्म का फ्यूजन
स्पर्म फ्यूज करेगा, स्पर्म का फ्यूजन ओवा के साथ होगा तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, ये अपना स्पर्म हो गया, ये ओवम हो गया। स्पर्म का फ्यूजन ओवम से हुआ तो जाइगोट बना। फिर जाइगोट में आगे जाके 2 सेल स्टेज आया, 2 सेल स्टेज के बाद क्या आया, 4 सेल स्टेज आया, 4 सेल स्टेज के बाद क्या आया, 8 सेल स्टेज आया, 8 सेल स्टेज आया। फिर 8 सेल स्टेज के बाद 16 सेल स्टेज आया, 16 सेल स्टेज आया। 16 सेल स्टेज के बाद क्या आया, 32 सेल स्टेज आया, 32 सेल स्टेज आया। देखिए जाइगोट के बाद हमारा क्या आया, 2 सेल स्टेज, यहाँ पे 4 सेल स्टेज, फिर आया अपना 8 सेल स्टेज, फिर आया अपना यहाँ पे 16 सेल स्टेज, 16 के बाद अपना आया है 32 सेल स्टेज, 32 सेल स्टेज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्ट्यूला कहते हैं। 32 सेल स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्ट्यूला कहते हैं। 32 सेल स्टेज को हम लोग ब्लास्ट्यूला कहते हैं। इसके बाद हमारा आएगा गैस्ट्रूला, ब्लास्ट्यूला के बाद हमारा बन जाएगा गैस्ट्रूला, गैस्ट्रूला। इसके बाद क्या होगा, हमारा जर्म लेयर बन जाएगा। जर्म लेयर कितने होते हैं, तो जर्म लेयर हमारे 3 होते हैं। इस तरह से अगर हम लेयर्स बना देते हैं, इस तरह से अगर हम लेयर्स बना देते हैं तो देखिए तो ये सबसे जो बाहर है इसको हम लोग कहेंगे एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। ये जो बीच वाला है इसको हम लोग बोलेंगे मेसोडर्म, ये जो अंदर वाला है इसको हम लोग बोलेंगे इंडोडर्म। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये क्या है, कॉमन ओरिजिन है। उसके बाद इसमें सिंपल सा था कि स्पर्म ओवा से फ्यूज किया, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद 2 सेल स्टेज बना, फिर 4 सेल स्टेज आया, फिर 8 सेल स्टेज आया, फिर 16 सेल स्टेज आया, फिर 32 सेल स्टेज आया, फिर गैस्ट्रूला आया। गैस्ट्रूला के बाद हमारा जर्म लेयर फॉर्म्ड हो गया। जर्म लेयर हमारे 3 होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें जर्म लेयर, germ layer that form various tissue, germ layer that form various tissue। जो germ layer था, germ layer कितने थे, 3 थे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। ये बहुत सारे टिश्यूज को क्या करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल की, तो जैसे कि एक्टोडर्म, एक्टोडर्म का हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा नर्वस टिश्यू। मेसोडर्म, मेसोडर्म का क्या हो जाएगा, हमारा कनेक्टिव टिश्यू। इसका ओरिजिन क्या है, मेसोडर्मल है, कनेक्टिव टिश्यू। इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे, यहाँ तक हमारे टिश्यू का बात खत्म हो गया। उसके बाद एक नोट हम लोग देंगे, देखिए सेल्स, सेल से क्या बना हम लोग का, टिश्यू। टिश्यू से हम लोग का क्या बना, ऑर्गन, ऑर्गन से हम लोग का क्या बना, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। टिश्यू के बारे में अगर हम लोग देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन, तो ऑन द
basis of structure and function of cell, it is of 4 types. स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस, स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ सेल के बेसिस पे ये 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू, फिर मस्कुलर टिश्यू, फिर नर्वस टिश्यू। इसको हम एक एक लिख लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू, फिर होता है अपना कनेक्टिव टिश्यू, फिर होता है अपना मस्कुलर टिश्यू, फिर अपना क्या होता है? न्यूरल टिश्यू। ठीक है। उसी तरह हम ऑर्गन का बात करेंगे तो all the organs like lungs, heart, stomach, have different types of tissue of type of tissue arranged in specific proportion, arranged in specific proportion। हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन है लाइक लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, ये सब, इन सभी में अलग अलग टिश्यू पाए जाते हैं। वो एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में अरेंज होते हैं। कि स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में क्या होते हैं? वो अरेंज होते हैं। उसी तरह हम ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम की बात करें, इसको मिटा लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे तो when two or more organ interact physically and chemically form organ system। एग्जाम्पल इसका लिखना चाहिए तो लिख लें, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है? हमारा 2 या 2 से अधिक ऑर्गन क्या होता है? फिजिकली या केमिकली इंटरेक्ट करता है। जब ये फिजिकली या केमिकली इंटरेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे? ऑर्गन सिस्टम को बनाएंगे। तो ऑर्गन सिस्टम में हमारे क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक ऑर्गन होते हैं जो एक दूसरे से फिजिकली या केमिकली इंटरेक्ट करते हैं। ऑर्गन सिस्टम की बात हो गई तो आगे हम लोग देखेंगे टिश्यूज के बारे में। बेसिक बात हम लोग आज टिश्यूज के कर लेते हैं, फिर इसका अच्छा से अलग अलग डील हम लोग करेंगे। आज बेसिक सा टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, मस्कुलर टिश्यू क्या करता है, न्यूरल टिश्यू क्या करता है, इसके बारे में हम लोग बेसिक बात जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे। कितने थे हमारे टिश्यू?
टिश्यू हमारे 4 टाइप्स के थे, टाइप्स ऑफ टिश्यू। सबसे पहला था हमारा एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। देखिए इसमें भी अगर हम तोड़े तो एपी का मतलब होता है अपॉन, थेलियल का मतलब होता है टू रेस्ट, यानी कि ये टिश्यू हमेशा किसी अदर टिश्यू पे क्या करता है, रेस्ट करता है। ठीक है, इसका काम ये है कि ये डिफ्यूजन में हेल्प करता है, लाइनिंग में हेल्प करता है, कवरिंग में हेल्प करता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है, और यहाँ पे क्या होता है, सिक्रीशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। तो भैया कवरिंग और लाइनिंग, इसके बारे में हमेशा डाउट रहता है, तो कवरिंग और लाइनिंग को हम लोग इस तरह समझेंगे। ये ग्लास है, इसका जो बाहरी सरफेस है, बाहरी सरफेस है ना, तो ये क्या करता है, ये कवर किए हुआ है अंदर के पार्ट्स को, ये हमारा क्या कहलाएगा, कवरिंग कहलाएगा। जो अंदर से है, जो अंदर का पार्ट दिख रहा होगा आप लोग को, जो अंदर से इसको कवर किए हुआ है, जो अंदर से, इसको हम लोग लाइनिंग कहते हैं। एकदम आसान शब्द में हम लोग इसको कवरिंग और लाइनिंग को समझेंगे। जो बाहर से कवर किए हुआ है, जो इसका बाहरी सरफेस है, उसको हम लोग कवरिंग कहते हैं। जो इसका अंदर वाला सरफेस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइनिंग कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है अच्छा से समझ में आया होगा ये। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही समझ में आ रहा है, कनेक्ट, कनेक्ट यानी ये जोड़ने का काम करता है। ये किसमें करेगा, लिंकेज और सपोर्ट, लिंकेज और सपोर्ट में क्या करता है, हेल्प करता है कनेक्टिव टिश्यू का। और इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, तो एग्जाम्पल इस तरह से हो सकता है, ब्लड हो जाएगा, बोन हो जाएगा, कार्टिलेज हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने के एपिथेलियल टिश्यू के बात करल जाए तो एपी के मतलब होला अपॉन, थेलियल का मतलब होला टू रेस्ट, यानी कि ई टिश्यू हमेशा कोनो दूसरा टिश्यू पे क्या करेला, रेस्ट करेला। ठीक बा, अगर इनमें क्या पावल जाला, डिफ्यूजन, लाइनिंग, कवरिंग, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन। कवरिंग हमनी के समझ लिया जाए कि एकरा ई गिलास बा, गिलास के जो बाहरी सरफेस बा, ई का चीज बा, एकर कवर बा, एके हमनी के कवरिंग कहेले। इसका जो एकर जो अंदर वाला पार्ट बा, जो एके अंदर से कवर करता है, ओके हमनी के लाइनिंग कहेले। ओकर बाद हमनी समझनी है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के मतलब होला कनेक्ट, कनेक्ट यानी जोड़े के काम करेला। एकर मेन काम बा लिंकेज और सपोर्ट में हेल्प करेला। एकर एग्जांपल हमनी के देखनी है जा, ब्लड, बोन और कार्टिलेज होवेला। उसी एकरा बाद हमनी के देखम जा, तीसरका में आवेला अपना मस्कुलर टिश्यू। हम लोग मस्कुलर टिश्यू के बारे में देखेंगे। मस्कुलर टिश्यू ये क्या करता है, ये हमारे लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद लास्ट वन हम लोग देखेंगे न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू हमारे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। देखो मस्कुलर टिश्यू हमरा के लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करेला, न्यूरल टिश्यू कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेला। उसके बाद ये लेक्चर यहीं तक रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग
आगे का चीज़ देखेंगे। एपिथेलियल को पूरे अच्छे से उसको डील किया जाएगा। एपिथेलियल हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया, न्यूरल टिश्यू हो गया, इसको अच्छा से डील करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों से एक बात बताना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो तैयारी किए हुए हैं, लेकिन वो तैयारी करते भी हैं, लेकिन वो उनके अंदर जो होना चाहिए कि हाँ कुछ मन लगा के तैयारी करें, वैसा नहीं रहता है, वो हार कर बैठे रहते हैं। तो उनके लिए 2 लाइन छोटा सा है, संभाल लीजिएगा। मलाल तो है पर इतना मलाल थोड़े है, ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है। मज़ा तो तब है जब हम हार कर भी मुस्कुराते रहें, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़े है। इतना ही कहकर हम आपके बीच से चले रहे। थैंक्स।